नमस्कार बच्चों, सब एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं ममता गुप्ता वसंत भाग 3 कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ संख्या 8 लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। यह एक कविता है और उसका शीर्षक है यह सबसे कठिन समय नहीं, और इसे लिखा है जया जादवानी जी ने। तो चलिए उनके बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों, यह चित्र है जया जादवानी जी का, जिनका जन्म हुआ था 1 मई 1959 को कोतमा जिला शहडोल में, मध्य प्रदेश, भारत। इन्होंने कविता के अतिरिक्त उपन्यास और कहानी विधा पर भी अपनी रचनाएं की हुई हैं। तो चलिए बच्चों, कविता की ओर बढ़ते हैं। यह सबसे कठिन समय नहीं। कुछ पंक्तियां सुनाती हूँ आपको, सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखी हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हाँ बच्चों, कुछ ऐसे ही भावों को लेकर कवित्री इस कविता के माध्यम से हम सभी के सामने आई हैं। तो चलिए एक कविता पाठ करते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। तो बच्चों, इस पूरी कविता में आप देख रहे होंगे जगह जगह पर अभी 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 शब्द का प्रयोग हुआ है। तो अभी मतलब क्या? यहाँ पर उसका प्रयोग आशावाद के रूप में किया गया है कि अभी वो इतना मुश्किल और इतना कठिन समय नहीं आया है जिससे कि हम घबरा जाएं, और ऐसा कोई समय होता ही नहीं है बच्चों। ठीक है, तो कुछ ऐसी आशावादी भावनाओं को लेकर के कवित्री हमारे सामने आई हैं। तो चलिए इसका भावार्थ समझते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। बच्चों, बहुत से समय ऐसे होते हैं जब हम अपनी ज़िंदगी से थक जाते हैं, हार जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमारे सामने ऐसी मुश्किलें और ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि हम उनसे घबरा जाते हैं। मगर क्या ऐसा करना चाहिए? कवित्री हमें समझाती हैं कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में ऐसी बहुत सी चीज़ें हो रही हैं चीज़ें हो रही हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, और वही चीज़ें हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाती हैं। उन सभी स्रोतों में सबसे पहला स्रोत वो हमें बताती हैं चिड़िया के बारे में। चिड़िया जो एक छोटा सा पक्षी है, जब भी हम परेशान होते हैं तो स्वयं को एक पक्षी के रूप में देखने की अभिलाषा रखते हैं। हम चाहते हैं कि हम भी उनकी ही तरह आकाश में उड़ते रहते और स्वच्छंद रूप से रहते। मगर क्या ऐसा होता है उस चिड़िया के साथ में जिसके बारे में हम इतनी बड़ी बड़ी बातों को सोचते हैं? बिल्कुल नहीं बच्चों। उसकी तो शत्रु आकाश पर भी हैं और धरती पर भी हैं, और उसे तो अपने अनाज के लिए भी भटकना है और अपने घोंसले के लिए भी। क्योंकि जब वो धरती पर आकर घोंसला बनाने की कोशिश करती है तो मनुष्य ही नहीं, प्राकृतिक आपदाएं भी उसके घोंसले को नष्ट कर देती हैं। परंतु वह उन प्राकृतिक आपदाओं या मनुष्यों के द्वारा दी जाने वाली मुश्किलों से घबराती नहीं है। वो एक एक तिनका इकट्ठा करती है और उसे अपने घोंसले को बनाती है। तो वही वो यहाँ पर बताने की कोशिश कर रही हैं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। तो चिड़िया की चोंच में जो तिनका है वो अभी भी दबा हुआ है, मतलब कि आशा जो होती है वो जीवन में हमेशा बनी रहनी चाहिए। जिस प्रकार से चिड़िया अपने घोंसले को बनाने के लिए निरंतर प्रयास करती रहती है, उसी प्रकार से हमें भी अपने लक्ष्य की ओर भागने की कोशिश करनी चाहिए और उसे प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। वो सिर्फ एक तिनके से ही अपना काम नहीं चलाती है, वो उसे बहुत सारे तिनकों को इकट्ठा करना होता है। तो इसलिए जैसे ही उसके पास एक तिनका आता है, वो तुरंत उड़कर उस स्थान पर जाने की कोशिश करती है जहाँ पर वो उन तिनकों को इकट्ठा कर रही होती है। और फिर जब उन तिनकों को इकट्ठा कर लेती है तो बड़े ही यत्न से वो अपने घोंसले को बनाना शुरू करती है। तो बच्चों, इसी प्रकार से आप सबको भी अपने लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए और ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए।
और उस लक्ष्य को पाने का प्रयास करना चाहिए। एक दूसरा उदाहरण देती है, वह बताती हैं, अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। बच्चों, इस संसार में परोपकारी लोगों की कोई भी कमी नहीं है। झरती हुई पत्ती एक बेसहारा और असहाय व्यक्ति को दिखा रही है, एक वृद्ध व्यक्ति को दिखा रही है, उस व्यक्ति को दिखा रही है जो जिंदगी की परेशानियों से हार चुका है। मगर ऐसे भी लोगों को थामने के लिए इस संसार में कोई ना कोई हाथ होता है। वो हमारे स्वजन, प्रियजन या हमारे रिश्तेदार तो हो ही सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो बिल्कुल अनजान है हमसे और हम उससे अनजान हैं। आपने कभी कभी देखा होगा कि जब आप अपने घर से निकलते हैं बाहर अपने दोस्त से मिलने के लिए, तो कई बार आपको उसका घर का रास्ता पता नहीं होता और आप किसी अनजान व्यक्ति से उसके घर का रास्ता पूछते हैं, वो आपको बताता है, तो वहाँ पर आप उस पर भरोसा करते हैं और अपने दोस्त के घर तक पहुँच जाते हैं। तो इसी प्रकार से ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलें आती हैं, मगर उस समय हमारे पास में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ना कोई ऐसा सहयोगी हमारे सामने आ खड़ा होता है जो हमें उस मुश्किल से, उस मुसीबत से पार लगाता है और हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद प्रदान करता है। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर अभी भी भीड़ है, अभी भी लोग वहाँ पर हैं और अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है। एक रेलगाड़ी जो है वो उस स्टेशन पर हमेशा आती है और जाती है। कई इस तरह से कई रेलगाड़ियाँ उस स्टेशन पर आती हुई जाती हैं। लोग वहाँ पर जाते हैं, किस लिए जाते हैं? गंतव्य तक पहुँचने के लिए जाते हैं। गंतव्य वो स्थान होता है जहाँ तक किसी को पहुँचना होता है। तो यहाँ भी लोगों को विश्वास है कि एक रेलगाड़ी, कोई ना कोई ऐसी रेलगाड़ी आएगी जो उन्हें उनके स्थान तक पहुँचा देगी। तो बच्चों, इसी तरह से हमें भी ज़िंदगी में लोग मिलते रहते हैं। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अब जब हम ट्रेन में बैठते हैं और हम कहीं पहुँचते हैं, तो जहाँ हमें पहुँचने वाले होते हैं वहाँ पर कोई हमारा इंतज़ार कर रहा होता है। इसी प्रकार से बच्चों, जो आपने लक्ष्य तय किया है वो लक्ष्य भी आपका इंतज़ार करता है कि कब तक आप, कितनी जल्दी आप उस लक्ष्य तक पहुँच पाते हैं। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। जया जादवानी जी बताने की कोशिश कर रही हैं बच्चों कि जब तक कोई किसी का इंतज़ार कर रहा है, जब तक कोई किसी के सुख और दुख में शामिल है, जब तक कोई किसी की खुशियों में शामिल होने के लिए बैठा हुआ है, तब तक इस संसार में कोई कठिन समय नहीं है। आप भी जब अपने घर से बाहर जाते होंगे तो आपकी मम्मी आपका इंतज़ार करती होंगी और हमेशा वो आपसे कहती होंगी कि घर जल्दी लौट आना। तो जब तक हम एक दूसरे की भावनाओं की कद्र कर रहे हैं, तब तक इस संसार में मुश्किल समय नहीं आया है। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। बच्चों, इस संसार में जो बूढ़ी नानियां हैं, वो अपने, जो इस संसार में जितने भी बच्चे हैं सभी की बूढ़ी नानियां हैं जो कि कहानी सुनाती चली आ रही हैं। और ये जो कार्य हो रहा है वो सदियों से हो रहा है, बहुत पुराने समय से जो है ये कार्य चला आ रहा है। तो वो जो कहानी है वो खत्म नहीं हो रही है, उसका आखिरी हिस्सा जो है वो अभी भी चल रहा है और अनवरत चलता ही जा रहा है और इसी प्रकार से चलता जाएगा। तो जब जब तक इस संसार के बच्चे कहानियों को सुन रहे हैं, तब तक कोई भी कठिन समय नहीं आया है, क्योंकि ये सभी कार्य जो है इस संसार में हो रहे हैं। कोई भी कार्य इस संसार में रुका नहीं है। सृष्टि जिस प्रकार से चल रही थी उसी तरह से चल रही है। तो सुख और दुख जो होते हैं वो सिर्फ एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आपने देखा हो कि रात के बाद सुबह आती है और सुबह के बाद रात हो जाती है, तो इसी प्रकार से हमारे जीवन के सुख और दुख होते हैं। तो बच्चों, जब तक इस संसार में हाँ कथाओं को सुनने का क्रम चल रहा है, जब तक इंतज़ार करने का क्रम चल रहा है, जब तक कोई किसी को सहारा दे रहा है और जब तक चिड़िया अपने घोंसले को बुन रही है, तब तक कोई भी कठिन समय नहीं है। बच्चों, एक और उदाहरण कवित्री देने का प्रयास कर रही है यहाँ पर हमारे सामने। वो है बचे हुए लोगों की खबर जो एक बस लेकर के आती है। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। कवित्री बताने की कोशिश कर रही हैं कि एक बस आएगी और जो अंतरिक्ष के उस पार की दुनिया से बचे हुए लोगों की खबर को हमारे सामने लेकर के आएगी। बच्चों, आपने सुना होगा कल्पना चावला के बारे में। वो अंतरिक्ष के मिशन पर गई थी और दुर्योगवश वो
सकुशल वापस लौट करके नहीं आई। इस प्रकार से बहुत से मिशन चलते रहते हैं और कई बार हमें दुखद समाचार मिलते हैं, तो कई बार हमें उन्हीं दुखद समाचारों में से कुछ लोगों के बच जाने की खबर भी सुनाई देती है। तो बच्चों, इसी प्रकार से हमारी ज़िंदगी भी होती है। हमें जीवन में बहुत से कष्ट मिलते हैं, मगर जब हम अपने कठोर परिश्रम, त्याग और विश्वास को अपने जीवन में बनाए रखते हैं, तो अंत में हम उस लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त कर लेते हैं जिसको पाने का सपना हमने देखा होता है। तो बच्चों, इस प्रकार से कविता समाप्त होती है। जब तक ये सभी कार्य अपने सरलतम रूपों में चल रहे हैं, तब तक कोई भी कठिन समय, कोई भी मुश्किल समय नहीं है। हमें अपनी ज़िंदगी में हारना नहीं सीखना चाहिए। हमें अपनी ज़िंदगी में आने वाले मुश्किलों को, कठिनाइयों का डट कर मुकाबला करना सीखना चाहिए। तो बच्चों, चलिए अब हम प्रश्नोत्तरों की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। चलिए जानते हैं इसका उत्तर। यह बताने के लिए कवयित्री ने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए हैं। घोंसला बनाने का प्रयास करती चिड़िया, गिरते पत्ते को थामने वाले हाथ, प्रतीक्षा करते यात्रियों के लिए आई रेलगाड़ी, घरों से बाहर गए लोगों का इंतजार करते परिजन, बच्चों को कहानी सुनाती नानी की कहानी का बचा हुआ आखिरी हिस्सा, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बचे हुए लोगों की खबर लाती हुई बस। तो बच्चों, जब तक ये सभी कार्य हो रहे हैं, है ना, तो तब तक कठिन समय नहीं आया है। आपको यदि इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हो तो आप वीडियो को पॉज करके इन प्रश्नों के उत्तरों को आसानी से लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों का क्या करती होगी? लिखिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में इसलिए है क्योंकि अभी उसे ढेर सारे तिनकों को इकट्ठा करना है। वह तिनकों को इकट्ठा करके अपना घोंसला बनाएगी और उसमें अपने बच्चों के साथ रहेगी। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उनमें लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। तो हमें अभी भी शब्द का प्रयोग करना है और पता करना है कि जो भी वाक्य बन रहे हैं उनमें कार्य जो हो रहा है उसमें कॉन्टिन्यूटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो चलिए देखते हैं। तुम अभी भी यहाँ बैठे हुए हो, यह पहला उदाहरण है। तुम अभी भी पढ़ रहे हो, तुम अभी भी बाहर नहीं निकले। यदि किसी एक शब्द को 2-3 वाक्यों में लिखा प्रयोग किया जाए तो वह वाक्य चाहे कितनी ही अलग हो, उनमें निरंतरता अर्थात कॉन्टिन्यूटी आ ही जाती है। जब हम तीनों वाक्यों को पढ़ते हैं तो हमें इसमें एक कॉन्टिन्यूटी मिल रही है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नहीं, ये और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं, अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। तो हमें नहीं और अभी भी का एक साथ प्रयोग करना है और इस तरह से 3 वाक्यों को बनाना है। तो चलिए देखते हैं। नहीं, पिताजी अभी भी घर नहीं लौटे हैं। नहीं, अभी भी पानी नहीं आया है। नहीं, अभी भी विद्यालय नहीं खुला है। अभी भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का बोध कराता है और नहीं से कार्य के ना होने का पता चलता है। हमारा पहला वाक्य है, नहीं, अभी भी पिताजी घर नहीं लौटे हैं। हम शाम से इंतजार कर रहे हैं और रात हो गई है, मगर पिताजी अभी तक घर नहीं लौटे हैं। तो इसमें जो नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? वो कार्य अभी तक नहीं हुआ है। और नहीं, अभी भी पानी नहीं आया, मतलब बहुत देर से पानी का इंतजार कर रहे हैं, मगर वो अभी तक नहीं आया है। तो निरंतर ही पानी नहीं आ रहा जब से हम इंतजार कर रहे हैं और वो कार्य अभी तक पूरा भी नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों, इसके बाद में कविता से आगे और अनुमान और कल्पना वाले प्रश्न हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, मगर यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके ज़रूर लिखिएगा। ठीक है बच्चों, तो आशा करती हूँ कि आपको भावार्थ और प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो इसी के साथ मैं अभी नेक्स्ट वीडियो अपना बनाऊंगी इसके आगे वाले लेसन के बारे में। तो बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।